नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, लोग अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन इतिहास कभी उनकी पसंद से नहीं बनता। और यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबी रही है। लेकिन इसके इतर एक और बात है कि इतिहास में वीर अपनी बहादुरी से इतिहास गढ़ता है, कायर अपनी कमजोरी से इतिहास को बुनता है, और तानाशाह मासूम लोगों के कत्ल से इतिहास रचता है। और जो इतिहास को पढ़ता है वही इसकी बनावट को समझता है। बहरहाल, इस संसार में जितने भी तानाशाह हुए उनमें कुछ बातें तो लगभग सबकी कॉमन थी। वो है उनकी खुफिया पुलिस। चाहे उसका नाम कुछ भी हो, पर वो अपने तानाशाह के हुक्म पर अपनी रक्त पिपासा को शांत करने का सिर्फ एक जरिया ही थी। और दूसरी बात, हर तानाशाह को लाल रंग से बेहद लगाव सा रहता है, न जाने क्यों। चाहे उनकी पार्टी के झंडे को देख लो आप, या उनकी पसंद के गुलाब को देख लो, या फिर किसी फंक्शन में जो उनके लिए रखा गया हो, वो सब लालमय ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग उनके जीवंत होने का प्रमाण होता है। ये तमाम तानाशाह गुर्बत, तकलीफ और नफरत के दर्द को सहते सहते इस कदर निष्ठुर हो जाते हैं, फिर उस शौक के लिए वो लोगों का रक्त ही क्यों न बहा दे। आखिर शौक बड़ी चीज होती है। वैसे तो कमोवेश जितने भी तानाशाह हुए वो अमूमन कद में छोटे रहे हों, पर अपने आप को कद्दावर दिखाने के खातिर न जाने क्या क्या तौर तरीके आजमाए, उसके पीछे कहीं न कहीं अपनी कमतरी और मानसिक असुरक्षा के साथ बीता वो गुजरा कल होता है, जिसकी इबारत मिटाने के लिए वो रक्त रंजित होने से गुरेज नहीं करते। यूं तो अब नाम मात्र के तानाशाह इस संसार में रह गए हैं, पर पिछली सदी में कुछ ऐसे तानाशाह भी रहे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो क्रूरता और पाशविकता में किसी से 19 नहीं थे, पूरे के पूरे 21 थे। आज के इस एपिसोड में हम जिस तानाशाह की बात कर रहे हैं वो रोमानिया का तानाशाह निकोलस चाचेस्कू था। बहुत कम लोग इस शख्स के विषय में जानते हैं, तो आइए जानते हैं आखिर कौन था ये चाचेस्कू। निकोलस चाचेस्कू का जन्म 26 जनवरी 1918 को रोमानिया में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा और 1965 से लेकर 1989 तक इस देश का राष्ट्रपति रहा, जो कि इस देश के दूसरे और अंतिम तानाशाह के रूप में राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठा था। चाचेस्कू ने न केवल 25 साल तक निर्विवाद तौर पर देश में राज किया, बल्कि जुल्म की इंतहा भी इस कदर करी कि जनता त्राहिमाम करने लगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि रोमानिया में निकोलस चाचेस्कू ने लगातार 25 सालों तक न सिर्फ अपने देश के मीडिया की आवाज़ नहीं निकलने दी, बल्कि खाने पीने की चीज़ें, पानी, तेल और यहाँ तक कि दवाओं तक पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी जनरेशन हज़ारों लोगों की बीमारी और भुखमरी की शिकार हो गई। और उस पर तुर्रा ये कि उनकी खुफिया पुलिस, जिसे वो सिक्योरिटेट कहते थे, ने लगातार इस बात की निगरानी रखी कि आम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। चाचेस्कू को पूरे रोमानिया में कंडू केडर के रूप में जाना जाता था। कंडू केडर का तात्पर्य होता था नेता। उसकी पत्नी एलिना को राष्ट्रमाता का खिताब दिया गया था। नाटे कद का चाचेस्कू का कद यूं तो 5 फीट 4 इंच था, इसलिए पूरे रोमानिया के फोटोग्राफरों को यह हिदायत दी गई थी कि वो उनकी इस एंगल से तस्वीर खींचे कि वो सबको बड़े कद के दिखाई दे। 70 साल की उम्र पार हो जाने के बाद उनकी वही तस्वीरें छपती जो उनकी 40 साल की उम्र में खींची गई थी। एलिना को तो यहाँ तक ये भी पसंद नहीं था कि कोई सुंदर महिला उनके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाए। और उनकी पत्नी एलिना चाचेस्कू कई विषयों में फेल होने के बाद 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ देती है, लेकिन रोमानिया की फर्स्ट लेडी बनते ही वो ऐलान कर देती कि उनके पास रसायन शास्त्र में पीएचडी की डिग्री है। जाहिर सी बात है, ये डिग्री जाली ही होगी। चाचेस्कू को एक सनक थी कि वो रोमानिया को एक विश्व की शक्ति बनाना चाहता था। इसके लिए जरूरी था बड़ी संख्या में
जनसंख्या का होना। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चला दिया जिसके तहत गर्भपात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से पूरे रोमानिया में तलाक लेना तक मुश्किल हो गया। चूंकि चेचेस्कू छोटे कद का था, वो हर चीज लार्ज कैनवास में पसंद करता था। उन्होंने अपनी राजधानी बुखारेस्ट में अरबों डॉलर खर्च करके पीपल्स हाउस बनवाया था और इस भवन को बनाने में 15,000 मजदूर लगे थे जो तीनों शिफ्टों में काम करते थे। और उनकी दुर्दशा का और चेचेस्कू की दुर्दंता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते कि उन 15,000 मजदूरों के लिए एक भी टॉयलेट नहीं था और भवन बनने के बाद उसके 70% कमरे खाली ही रहते थे। चेचेस्कू को एक सनक थी साफ सफाई की। दिन में 20-20 बार अपने हाथ धोता था, वो भी शराब से। दरअसल वो डरता था कि कहीं उसे इन्फेक्शन न हो जाए। जब वो 1979 में ब्रिटेन गया था महारानी एलिजाबेथ से मिलने, तब भी वो हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद शराब से अपना हाथ धोता था। यहाँ तक कि उसने बाथरूम में सिर्फ हाथ धोने के लिए शराब की बोतल रखवा दी। चेचेस्कू के शासन का पूरा दौर रोमानिया की जनता के लिए अभाव और गुर्बत का दौर था। हर जगह चीज़ों को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, चाहे वो कसाई की दुकान हो, चाहे फ्रूट फल की दुकान हो। कसाई की दुकानों पर तो मुर्गी के पैरों के अलावा उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था। आमतौर पर शराब आम लोगों की पहुंच से बाहर थी, सिर्फ कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट में मिलती थी और 3 में से सिर्फ एक ही बल्ब जला करता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रविवार के दिन पूर्णतः चलने पर पाबंदी थी। चेचेस्कू ने बड़ा औद्योगिक बेस बनाने के लिए पश्चिम देशों से भारी मात्रा में टेक्निक, रॉ मटेरियल और मशीनरी आयात किए थे, लेकिन 1979 में तेल की कीमत बढ़ जाने से उन्हें कर्ज में बड़ी दर से ब्याज देना पड़ रहा था। अचानक वो एक फैसला लेते हैं कि वो अपने सारे ऋण को एक साथ चुकाने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि किफ़ायत का एक कार्यक्रम लागू कर दिए जाते पूरे देश में। आयात कम कर दी गई और निर्यात बढ़ा दिए गए। उस समय के सोवियत संघ को मांस का निर्यात 2 सालों में तिगुना कर दिया। फल, सब्जी और वाइन सभी को विदेशी बाजारों के लिए भेजा जाने लगा। खाने पर प्रतिबंध लगा दिया, बिजली की खपत में कटौती कर दी गई। लोग कड़कड़ाती ठंड में अंधेरे में बिना किसी हीटिंग के कांपते हुए रहने के लिए मजबूर हो गए। और उस पर आलम ये कि जैसे चेचेस्कू उन्हीं लोगों से एहसान मानने की उम्मीद कर रहा था जिनकी आम जिंदगी को उसने नर्क बना दिया था। 17 दिसंबर 1979 को रोमानिया के सैनिकों ने तिमिसवारा के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। तिमिसवारा में एक हंगरी पादरी के खिलाफ जो चेचेस्कू ने हरकत की थी, उससे वहाँ का प्रदर्शन भड़क गया था और उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए उसकी जो खुफिया पुलिस थी उसने खूब गोलीबारी की थी। और इसके बाद से पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। 80 के दशक में अपने अंतिम दिनों में 21 दिसंबर 1989 को निकोलाई चेचेस्कू ने बुखारेस्ट के मध्य में पार्टी मुख्यालय की बालकनी से एक जनसभा को संबोधित किया। अभी भाषण देते हुए उसे कुछ ही मिनट हुए थे कि पीछे की तरफ से सीटियों और तानाकशी की आवाज़ें आने लगी। चेचेस्कू ने हाथ उठाकर और माइक को टैप कर लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आता शोर शराबा जारी रहता है। चेचेस्कू ये देखकर अवाक रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तभी उनकी पत्नी एलिना आगे बढ़कर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, शांत हो जाइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो एलिना अपना एक ट्रम्प कार्ड खेलती है और अपने पति को सलाह देती कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाने का ऐलान कर दो, सब शांत हो जाएंगे। शायद ये शोर शराबा इसी वजह से हो रहा है। और चेचेस्कू वही करते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ी देर में जनसभा दंगे में तब्दील हो जाती है। दरअसल होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। चेचेस्कू का भाषण टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था। जैसे ही टेलीविजन का पर्दा ब्लैंक होता है, हर एक को एक समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल ये पूर्व नियोजित संदेश था, जिसका अर्थ था कि जैसे ही आपका टेलीविजन की स्क्रीन ब्लैंक होगी, समझ लेना क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और फिर पूरे देश में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। हर जगह सरकारी भवनों पर हमले होते हैं। चेचेस्कू और एलिना की तस्वीरें फाड़ दी जाती, जला दी जाती है।
चाचेस्कू ने सिक्यूरिटेट को विद्रोह को कुचलने का आदेश देता है। पूरी रात विद्रोहियों पर गोली चलाई जाती, लेकिन उसको दबाने में वो असफल रहता है। अगले दिन सेना भी आम जनता पर गोलीबारी करने से मना कर देती है और सेना भी आम जनमानस के साथ शामिल हो जाती है। फिर क्या था, गुस्साए प्रदर्शनकारी पार्टी मुख्यालय को घेरना शुरू कर देते हैं। एलिना और चाचेस्कू को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी ड्रामा जारी रहता है। चाचेस्कू लिफ्ट से छत के ऊपर जैसे ही जाते वहाँ एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही चाचेस्कू लिफ्ट में घुसते, उनके सेना अध्यक्ष जनरल स्टैन कुलुस्कू कार में बैठकर रक्षा मंत्रालय की तरफ भाग जाता है और अपनी ही कार से उन सुरक्षा बलों को आदेश देता है कि भवन की रक्षा करना रोक दो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जैसे ही सैनिक वहां से हटते हैं, क्रांतिकारी भवन में घुसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चाचेस्कू अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि उसकी लिफ्ट के दरवाजे जाम हो चुके थे। किसी तरह लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर चाचेस्कू को निकाला जाता है और जैसे ही क्रांतिकारी छत पर पहुंचे, 6 लोगों को लिए इकरो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर जाता है। हेलीकॉप्टर में इतनी कम जगह थी कि पायलट के साथी को बैठने के लिए चाचेस्कू के घुटनों का सहारा लेना पड़ा। पायलट ने हेलीकॉप्टर राजधानी बुखारेस्ट से बाहर 20 मील दूर एक खेत में उसे उतारकर चाचेस्कू दंपति को एक अंगरक्षक के साथ छोड़कर वापस उड़ जाता है और उसी दिन चाचेस्कू और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 दिसंबर 1989 क्रिसमस के दिन दोनों पर एक सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। दोनों के हाथ बांधकर एक दीवार के सामने खड़ा किया गया। दोनों को अलग अलग गोली मारी जानी थी, लेकिन एलिना ने कहा वो साथ साथ मरना पसंद करेंगे। सैनिकों ने निशाना लिया और 25 सालों तक रोमानिया पर राज करने वाला निरंकुश तानाशाह निकोलाई चाचेस्कू धराशायी हो जाता है। लाल रंग की सनक और उसके प्रति दीवानगी खुद उसके लाल रंग में डुबोकर लिखी गई थी। तो ये थी दास्तान एक तानाशाह की, जिसने अपने बौने कद को कद्दावर बनाने के खातिर लाशों की सीढ़ियां बनाई, पर खुद एक दिन लाश में तब्दील हो गया। यही है दोस्तों इतिहास की खूबसूरती, कि वो अपने से बनता है, किसी इंसान की सोच से नहीं। नमस्कार।